पिछली कक्षा में हम लोगों ने वृत्तों से संबंधित समतल आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन किया है। आज के इस कक्षा में हम लोग ठोस आकृतियों के क्षेत्रफलों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और इन आकृतियों के आपसी संयोजन से बनी आकृतियों के क्षेत्रफलों और उनके आयतनों के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि अगला टॉपिक हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके अंतर्गत घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला आदि के पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनसे संबंधित आयतन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो एक पूर्वावलोकन कर लिया जाए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का, बेलन का और आयतन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये सब चीज़ें हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक बार पुनः उसका स्मरण कर लिया जाए ताकि आगे हम लोगों को प्रश्नों को हल करने में कोई दिक्कत न हो। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इसको चित्र के आधार पर देखा जाए तो ये आकृति आपको घन के आकार की दिखाई देती है, जिसमें इस ठोस आकृति की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जब सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके फलक के जो क्षेत्रफल होते हैं, अब इसमें 6 फलक होते हैं। अब इसको हम कैसे जानते हैं कि एक लूडो का पासा यदि हम देख लें तो उसमें 1 से लेकर के 6 तक के जो बिंदु होते हैं वह दर्शाते हैं। अर्थात इस प्रकार के जो घनाभ की जो आकृति होती है, जो घन की आकृति होती है, उसमें 6 फलकें होती हैं और घन की आकृति में सभी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती हैं। इसलिए इसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे, सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 के 6 पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो एक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान निकालना चाहें, अगर इसकी भुजा ए है, ये भी ए है, तो इसका यह एक वर्गाकार क्षेत्रफल है और इसका मान होता है भुजा का वर्ग। इस प्रकार 6 फलक होते हैं। तो इन 6 फलकों को जोड़ करके इस पूरी घन की आकृति का वो पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ कह सकते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा का वर्ग, 6 गुणे भुजा का वर्ग। ये तो हो गया घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, जब हम घनाभ की बात कर लेते हैं तो घनाभ कुछ इस तरह का बन जाएगा, जिसमें से लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। एक डस्टर का डब्बा अगर देख लिया जाए तो वो सब एक घनाभ की आकृति के होते हैं, जिसमें से लंबाई या चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो सकती है। इसमें भी 6 फलक होती हैं। एक फलक यदि हम इस फलक को लेते हैं और इसी के सामने की जो फलक होती है, ये वाली फलक, ये दोनों फलक आमने सामने होती हैं, तो इन दोनों फलकों के क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। इस प्रकार 6 फलकों में 2-2 फलक बराबर होते हैं और एक फलक में लंबाई गुणे चौड़ाई, दूसरे में चौड़ाई गुणे ऊंचाई और तीसरे में ऊंचाई गुणे लंबाई का मान होता है। इस प्रकार घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, और संक्षेप में 2 कोष्ठक में LB धन BH धन HL, जहाँ पर L लंबाई, B चौड़ाई और H को ऊंचाई डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देख सकते हैं 2 × LB × BH धन HL। अब आइए
शंकु का वक्री पृष्ठ देखते हैं। शंकु की आकृति कैसे होती है? यह आपका शंकु मतलब एक साहुल को देखते होंगे, साहुल की जो आकृति होती है वह शंकु की आकृति होती है, जिसमें से यह एक वक्र लट्टू को देख सकते हैं। लट्टू बिल्कुल जो है वह शंकु के रूप का होता है। यहाँ पर एक पृष्ठीय, इसका जो नीचे का जो क्षेत्रफल होता है वह एक वृत्ताकार क्षेत्रफल होता है और इसमें इसकी त्रिज्या मिलती है और यही त्रिज्या शंकु की त्रिज्या कहलाती है। यह इसकी हाइट कही जाती है और इसकी तिरछी ऊंचाई लेटरल हाइट को बोलते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है। शंकु का वक्रीय पृष्ठ यदि नाम दें, वक्रीय पृष्ठ, वक्रीय पृष्ठ का मतलब इसके जो कोने के जो ऊपर ऊपर के हिस्से होते हैं वह उसका शंकु का वक्रीय पृष्ठ होता है और उसका क्षेत्रफल होता है πr_l। और यदि शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना चाहें, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ यदि निकालना चाहें, संपूर्ण पृष्ठ, तो ये मान होता है यह वक्री पृष्ठ और प्लस नीचे का जो क्षेत्रफल होता है जो कि वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर हम जानते हैं, तो πr_l प्लस πr² जोड़ देते हैं तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार बेलन का वक्र पृष्ठ देखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, एक बेलन कुछ इस प्रकार का होता है। बेलन इस प्रकार का होता है। एक पाइप को समझ लें, पाइप जो है वो बेलन का एक रूप है। इस बेलन में ये चीज़ की ऊंचाई होती है h, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी त्रिज्या r होती है और इसकी πr_h पे इसका बेलन का वक्र पृष्ठ। यदि सिर्फ वक्र पृष्ठ निकालना हो, क्योंकि अगर इसको बेलन कैसा जाए, इसको बेलन का रूप देखा जाए तो इसके बाहर का जो भी चीज़ है ये आपका वक्रीय पृष्ठ है और इधर एक सिरा है, इधर एक सिरा है। इन दोनों सिरों को, क्षेत्रफलों को भी जोड़ लिया जाए तो यह जो मान आएगा वह इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आएगा। सबसे पहले इसके बाहरी वाले जो कर्व एरिया है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr_h और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यदि निकालना चाहें तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2πr_h और प्लस 2πr², 2πr_h प्लस r। इस प्रकार से किसी भी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, उस समय संपूर्ण पृष्ठ जब दोनों सिरे काउंट किए जा रहे हों। लेकिन यदि खोखला बेलन ले लिया जाए, एक पाइप ले लिया जाए जो कि पाइप का दोनों सिरा खुला हुआ हो, उस स्थिति में बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसके वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। लेकिन एक ड्रम ले लिया जाए, गेहूँ रखने का ड्रम जब ले लिया जाता है तो ऊपर का हिस्सा खुला होता है, नीचे का तलवा बंद होता है। उस स्थिति में उस बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ लिया जाता है उसका वक्र पृष्ठ और प्लस एक सिरे का क्षेत्रफल लेते हैं। पाइप में दोनों सिरा खुला होता है, इसलिए उसका संपूर्ण पृष्ठ 2πr_h के बराबर ही होता है। अब देखते हैं गोला। गोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है? गोला का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों बराबर ही होता है। गोला का वक्र पृष्ठ, जिस प्रकार से घन और घनाभ का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है, उसी प्रकार गोला का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है और ये होता है 4πr² के बराबर। ये सब चीज़ें हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। इस कक्षा में ऐसी आकृतियाँ हमारे साथ बनेंगी जिसमें से दो ठोस आकृतियों का संयोजन होगा। जैसे कि एक यदि हम शंकु ले लेते हैं और इस शंकु के साथ एक अर्धगोला ले लिया जाए, इस प्रकार जो आकृति बनती है, इस आकृति का हमें संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ये सब चीज़ें निकालनी होती है। आइए इसी बारे में कुछ प्रश्नों को हल करके हम इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें और देखें कि इस पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। एक प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घन हैं जिनके आयतन दिया गया है और इनको जोड़ करके एक फलक, एक अलग से आकृति बनाई गई है। देखते हैं आकृति किस प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पर एक घन आपको
और घन है जब दोनों घनों को जोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक होगी। यानी कि यदि इसकी लंबाई कुछ भी होती है आती है, इसकी आती है, तो इस पूरे घनाभ की टोटल लंबाई 2a हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसकी हाइट जो है, इसकी ऊंचाई जो है वह a के रूप में ही रहेगी और इसकी जो चौड़ाई है वो अभी a के रूप में ही होगी। अर्थात जो नया आकृति बनता है उसकी लंबाई हमें निकालने की आवश्यकता है। उसकी लंबाई निकालने के लिए प्रत्येक घन की प्रत्येक एक इसकी भुजा हमको ज्ञात करना आवश्यक है। आइए हम लोग देखते हैं भुजा कैसे ज्ञात की जाएगी। प्रत्येक घन का आयतन दिया गया है 64 घन सेंटीमीटर। इसी के आधार पर हम लोग इसकी एक भुजा का मान निकालते हैं। हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। घन का आयतन दिया गया है 64, ये है भुजा का क्यूब। दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर 64 का जब घनमूल ले लेते हैं हमें मिलता है 4 और इधर मिलता है भुजा। अतः घन की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। अब यदि घन की भुजा 4 सेंटीमीटर हो गई है तो घनाभ की भुजा कितनी हो जाएगी। अतः घनाभ की लंबाई बराबर 4 घन 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई कितनी होगी। घनाभ की चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई बराबर भी 4 सेंटीमीटर। अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठक में LP धन BH धन HL के माध्यम से निकालें। 2 कोष्ठक में 8 × 4 धन 4 × 4 और धन 4 × 8 बराबर 2 हो जाएगा 32 धन 16 धन 32 2 4 6 4 10 3 4 5 और 3 8 2 बराबर 160 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से यह प्रश्न काफ़ी आसान था। इसको हम लोगों ने दिए गए मान के आधार पर पहले भुजा ज्ञात की और उस भुजा की सहायता से घनाभ की भुजा हमने प्राप्त कर ली, जिसमें लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर प्राप्त किया। इसके आधार पर हम लोगों ने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। इसी के आधार पर प्रश्नावली के जो बाकी प्रश्नों को हैं उसको हल करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।